हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसे कि आपको पता है, आरआरबी यानी कि रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम होने वाले 2026 में, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, बहुत सारे एग्जाम आपके रेलवे के इस साल हैं। तो क्यों ना हम आज से एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और पहली क्लास होगी आज की, और मैं चाहूँगा कि क्लास की कंटिन्यूटी बनी रहे। मेरी तरफ से कंटिन्यूटी टूट जाती है, उसके लिए मैं सॉरी मांगू, लेकिन मेरे आज मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपकी कंटिन्यूटी अभी लगातार आपको देखने को मिलेगी। सुबह इवनिंग में आपको 5:15 बजे एक क्लास मिलती है यूट्यूब चैनल पे। तो जो बच्चा नया भी है तो प्रॉपर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप रेगुलर आपको इस चैनल पर क्लास मिलने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके साथ साथ 20 क्वेश्चन का मतलब सारे चैप्टर से क्वेश्चन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंसेप्ट वही होगा। सवाल कैसे हम कर सकते हैं, एक सवाल के दो दो मेथड, बट मैं आपको बेस्ट मेथड ही बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो ज़्यादा हम इधर उधर की बातें ना करेंगे, एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डलवा के रखा है। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाद में जब मजा आएगा तब एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। ठीक, तो पहला प्रैक्टिस सेट है, सिंपल पेपर है। पहला 20 क्वेश्चन होंगे, और सबसे पहले अगर आप क्लास को रिकॉर्डेड ही देखे हुए तो सबसे पहले अगर जब क्वेश्चन आए तो पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए तो हम चलेंगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। अगेन मैं वेलकम करूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब हम इधर उधर की बातें ना करते सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और मैं ये चाहता हूँ, ये आपने पहले कर भी रखा होगा, इसमें कई सारे मेथड लगते हैं लेकिन कोई एक मेथड पकड़ के चलेंगे हम लोग, बार बार नहीं चाहिए करें। तो सवाल है आपका, इफ अरुण सैलरी बाय डिक्रीज बाय 50% एंड subsequently increase by 50%, देन हाउ मच परसेंट डिड ही लॉस। सवाल कह रहा है अगर अरुण की सैलरी पहले 50% कम हो जाती है और 50% बाद में बढ़ाई जाती तो उसका कुल नुकसान क्या होगा। दो तरीके हैं सवाल को करने के लिए, मैं एक बेस्ट मेथड बता देता हूँ। 50%, जब परसेंटेज में बात करें तो हम परसेंटेज से ही सवाल को तोड़ेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है 50% का मतलब होता है, आप बोलो 1/2। पहले क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि पहले अगर 2 थी तो उस पर 1 कम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहले और अब चेंज होने के बाद, ठीक है। तो पहले अगर 2 उसकी इनकम थी तो अब घट के 1 रह गई। फिर क्या रहेगा, 50% बढ़ाई जाती है, ठीक है। 50% का भी मतलब यहाँ पे 1/2 होगा, यानी कि 2 पहले थी तो 1 बढ़ाई जा रही है। अब कितनी होगी उसकी इनकम, 3 हो गई, 2 से 3 हो गई। पहले टोटल इनकम कितनी थी, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक है। अगर हम इसको, मुझे 100 बनाना है, या हम इसको कह सकते हैं कि पहले आपकी इनकम 4 थी अब 3 रहेगी, तो कितने का लॉस है। आप बोलोगे 1 यूनिट का लॉस है, कितने पर, पहली वाली इनकम पे। 1/4 कितना होता है, मल्टीप्लाई 100, यानी कितने परसेंट का लॉस है उसे, 25% का लॉस होगा। कहीं दिख रहा है आपको, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। 25% का उसको उसमें क्या होगा, लॉस होगा। सवाल बहुत ईजी है, पहला सवाल मैं हमेशा ईजी लेता हूँ, फिर उसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा। सवाल कह रहा है कि एक इंसान है, उसकी इनकम पहले 50% बढ़ाई कम की जाती है, फिर उसके बाद 50% बढ़ाई जाती है। तो मैंने बोला 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि पहले 2 थी अब घटा के 1 रह गई, और उसके बाद 50% बढ़ाई जाती है, यानी पहले 2 थी अब 1 बढ़ के, यानी कितना होगा 3। तो पहले 4 थी उसकी इनकम, अब 3 हो गई, तो कितने का डिक्रीज होगा, आप लोग 1 कितने पर हुआ 4, यानी 1/4 का मतलब होता है आपका 25%। आई होप आपको ये सवाल समझ में, इजी सवाल है, सब कर जाएंगे। लेकिन ऐसे ही सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे आते, तो मैं कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा जो इसका आपके एग्जाम से मतलब ही ना हो, तो उससे कराने से मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये सवाल बहुत आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आया है तो मैं कहता हूँ। और ये अभी आरआरबी जेई की आंसर किया, उसमें भी इस तरीके के सवाल पूछे गए, तो मैंने सवाल को वहाँ से लिया है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 2 घंटे चलती है, तो कुल दूरी क्या होगी। बहुत ईजी सवाल है मेरे हिसाब से तो। अगर कोई बच्चा दिमाग थोड़ा सा भी रखता है तो 120 किलोमीटर वो चल जाएगी, लेकिन मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। दूरी बराबर होता है आपको 4 इंटू
समय, ठीक है। और समय कभी निकालना हो आपको, टाइम, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ इसको, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये आपका दूरी है और ये आपकी चाल। कभी आपको चाल निकालनी हो, यानी कि स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, यानी कि ये समय है। तो हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी बराबर होता है 4 × समय, चाल है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, समय आपका 2 घंटा, तो कितने किलोमीटर दूरी चलेगा वो, 120 किलोमीटर की वो दूरी चलेगा। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। सवाल आपको इजी लग रहा हो, लेकिन आए हैं इस तरीके के सवाल, धीमे धीमे जैसे प्रैक्टिस से हम बढ़ते जाएंगे, लेवल आपका बढ़ता जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल है आपका, यदि 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे सर। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ 8 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द 6 मैन कंप्लीट इट। आपने M1D1 वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि ये होता है आपका MDH अपॉन, ठीक है, बट इसको ना करते हुए हम कहते हैं M1D1 H1 अपॉन, वर्क हमेशा हमारे नीचे आएगा W1, यानी काम। फॉर्मूला था M2 सॉरी D2 और H2 अपॉन W2। जो सवाल में दिया उसको हम रखेंगे, जो नहीं दिया उसका हम जिक्र ही नहीं करेंगे। और मैं आप बता देता हूँ, M होता है M फॉर मैन, D फॉर डेज, ठीक है, H फॉर आर, ठीक है, W फॉर वर्क। सारे टर्म आपको बता दिया। सवाल कह रहा है आपका 8 आदमी यानी कि M1, 8 आदमी कितने दिन में करना है, 12 दिन में, यानी D1। काम अगर दिया है तो कोई बात नहीं, एक एक मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछा हाउ मेनी डेज, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी कि पूछा आपसे D2 पूछा है, यानी 6 दूना 12, D2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितने आ जाएंगे, 16 आदमी उस काम को कर पाएंगे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो कितने आदमी चाहिए होंगे उनको, 16 आदमी चाहिए। वो आपने डायलॉग सुना होगा कि कितने आदमी थे साहब, 2, और तुम समझ सकते हो, तो यहाँ पे 16 आदमी, वो 16 वाले 2 नहीं है। सवाल समझ में आया आपको। चलिए अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये सवाल ठीक है, कोई बात नहीं, ये सवाल जब आया है तो हम कर, ऐसे सवाल आए हैं, ग्रुप डी में भी आए हैं ऐसे सवाल, ऐसा नहीं है। सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी। सवाल है, कन्वर्ट टू 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो पता है क्या करेंगे, जैसे 90 किलोमीटर है, इसको हम करेंगे 5/18 से गुणा। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। और ये आपका आता है मीटर पर सेकंड। कभी मीटर पर सेकंड दिया हो और उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, ये निकल के आता है आपका किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या गया, ये कुछ टर्म याद रखेंगे, इसलिए मैं सवाल लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते पेपर में। ये कह रहा है कि 90 किलोमीटर आवर को कैसे बदलना है आपको, मीटर पर सेकंड में, तो मैंने बोला 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18×5 = 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी फॉर कैट, ठीक है। सी फॉर कैट भी बोल सकते हैं, बट उसमें के आता है। समझ में आया। अगर आपको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मीटर पर सेकंड आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। समझ में आ गया तो आगे चलते हम लोग। चलिए, अच्छा लगेगा, पूरी क्लास आप जरूर देखिए एंड तक। सवाल पढ़िएगा इस सवाल को, अच्छा सवाल है।
सवाल है आपका दो संख्याओं का योग 50 है और अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि x प्लस वाई, अगर आपको तरीके कई सारे हैं, कलम हम चेंज करेंगे यहाँ पर, पिंक ले लेते हैं, ठीक है? समझ पा रहे हो पिंक का मतलब? ठीक है, यानी x प्लस वाई आपका दे रखा है 50, x माइनस वाई दे रखा है 10। तो हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब हमें पहले x निकालनी है, एक y निकालना है। तो देखो एक्स वाई का मैं आपसे इंडिविजुअल वैल्यू पूछूं तो हम कह सकते हैं, अगर मुझे एक्स 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 प्लस वाई निकालना है या एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सिंपल, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको, एक्स की वैल्यू चाहिए आपको तो इसको जोड़ के आधा कर दीजिएगा, 50 + 10 यानी कितना हो जाएगा, और अपन 2, 60/2 यानी कि एक्स की वैल्यू आती है यहाँ से 30, ठीक है? और बाई की वैल्यू कभी भी आपको पेपर में निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दिए, 50 - 10/2, इसको हम कह सकते हैं 40/2 अपॉन आ जाएगा आपका 20, ठीक है? तो x की वैल्यू यहाँ से 30 आएगी और y की वैल्यू 20 आएगी। तो सवाल में आंसर पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बी फॉर बॉम्बे। अब आपको कैसे वेरीफाई करना है भाई, देखो x प्लस वाई हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, x प्लस वाई 50 आएगा, देखो 30 और 20 जोड़, और x माइनस वाई 10 आएगा, 30 का और 20 का डिफरेंस लेंगे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे, ये सवाल को मैं बाद में कराऊंगा, पहले इसको देखिएगा, सवाल अच्छा है वो भी। सवाल है आपका, यदि 20% की छूट के बाद कीमत 400 है तो मूल कीमत क्या थी? यानी सवाल है आपका 20% डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू 400, फाइंड द मार्क प्राइस। यानी कि 20% की छूट पर, यानी कि ये कह रहा है कि भैया 80% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 400, तो हमें बनाना है क्या, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, अगर मुझे 100% चाहिए तो 2 जीरो लगा देनी इधर भी, उधर भी 100% की वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है? तो ऑप्शन कहाँ है, ये रहा सी। सवाल में साफ बोला कि 20% छूट देने के बाद उसकी कीमत कितनी रहती, 400। तो मूल कीमत क्या है, यानी 80% की वैल्यू 400 थी, 1% की वैल्यू 5, 100% 500। अब थोड़ा सा बिल्कुल बच्चे को कुछ नहीं आता, वो कैसे करेगा? देखो 20% का मतलब होता है, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसने आज से ही तैयारी करी है, तो उसके लिए भी मैं तरीका है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर बच्चे का मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ी तो परसेंटेज का पूरा वन शॉट 4 साढ़े 4 घंटे की वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये हमेशा आपकी होती है ओरिजिनल वैल्यू, क्या होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और ये होती है चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये ओरिजिनल वैल्यू, और क्या कह रहा है, कमी कर रहा है। अगर पहली वैल्यू 5 थी, एक की कमी हो रही है भाई, छूट दे रहा है, तो अब रहेगी कीमत उसकी 4। इस 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी 400, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 100, और मुझे चाहिए मार्कला यार पहली वाली वैल्यू, तो इसको भी हमें कितना गुना करना पड़ेगा, 100 गुना। तो आपका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है? कितना आ जाएगा, 500, ठीक है? दोनों तरीके से आप लोग कर सकते थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल है आपका, महेश हैड बोरोड एन अमाउंट ऑफ कितना भैया, 4,40,000 रुपीज फ्रॉम ए बैंक स्टार्ट ए बिजनेस। महेश नाम का कोई इंसान, उसने 4,40,000 रुपये बैंक से लिए एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज विल ही पे एट द रेट परसेंट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 4 ईयर। यानी कि 4,40,000 रुपये का उसने लोन लिया, 4 साल में 6% की वार्षिक दर से वो कितने रुपए बैंक को लौटाने, यानी कि उसको क्या सिंपल इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा ही बराबर आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, तो पी यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100। सिंपल सब तो निकाल ही लोगे, 4,40,000 कितने जीरो भैया,
मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपका 4 वर्ष, रेट है आपकी 6% अपॉन 100। सॉल्व करेंगे जैसे ये आ गया, कट 4 × 24, तो 2 जीरो तो लास्ट में आने ही तय है। ठीक है, 24 चौके 96, 9, 24 चौका 96 और 9 कितना हो गया बताएंगे जरा, 96 और 9, ये हो जाएगा आपको 1,05,600 से क्या देनी पड़ेगी, ब्याज देनी पड़ेगी उसको बैंक को। तो कहाँ है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये बी है। ठीक है, टीम थोड़ी सी हमारी स्लो है, उल्टे सीधे ऑप्शन बना देती है, बट कोई नहीं। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसे कितने रुपए बैंक को देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में, 1,05,600 रुपये देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ये आपका राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ऐसे ही बराबर होता है, पी प्रिंसिपल होता है, टी आपका टाइम होता है, आर होता है आपका रेट परसेंट अपॉन 100, यानी 4,44,000 मल्टीप्लाई, इसको 24% डायरेक्ट लिख सकते थे। और कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो जो प्रिंसिपल का रेट इंटू आपका टाइम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन कह सकते हैं, देख रहे हो इतने कलर उसने नहीं बदले, ये पीपीटी कलर चेंज कर रही है, ये भी अच्छे लेवल का मजाक कर रही है, बट कोई बात नहीं, उसको तो हमने जाने दिया, इस सवाल को नहीं जाने देंगे बट हम लोग। ठीक है, चलिए इस सवाल की हम और चलते हैं। सवाल कह रहा है अजय स्पेंड 80% ऑफ इनकम, his income is increased by 30% and the expenditure increased by 10%, find the percent increase on his saving। सवाल कह रहा है आपका अजय अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, मानेंगे, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या करिए। इस सवाल को करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, एक होता है आपका बेसिक मेथड, एक है एकदम बेहतरीन मेथड जिसको आप मैं बताऊंगा दोनों तरीके से। क्योंकि ये सवाल ना अगर बेसिक से जाएंगे तो पहले तो बेसिक से बता देता हूँ, बेसिक और बेसिक वैसे कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, यानी कि अपनी आएगा इनकम बराबर होता है आपका, थोड़ा कंसेप्ट भी यहाँ समझा देता हूँ, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनटू सॉरी प्लस सेविंग। हाँ, क्या होती है सेविंग। इनकम अगर 80% खर्च कर रहा है, यानी कि 80% खर्च कर रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 20% बचा भी रहा होगा, तो उसकी से इनकम कितनी हो जाएगी 100, कितनी हो 100% हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कह रहा है भैया कि उसकी आय में 30% की वृद्धि, अगर यहाँ पे 30% की हम वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, 80 का 1/8 यानी कि 88 हो जाएगा, नहीं 90 सॉरी, हाँ ना 90। तो ये कितनी बचेगी सेविंग, आप बोलोगे 130 में से 90 40, तो पहले अगर उसकी सेविंग 20 थी, अब इसकी बढ़ के 40 हो गई, तो कितने गुना बढ़ रही है 20 से 40 हो रही है, कितना बढ़ रही है 20, 20 बढ़ रही है, कितने पर बढ़ रही है, पहले सेविंग इनकम सेविंग कितनी थी 20 मल्टीप्लाई 100, जीरो, ये आ गया, उसकी अब सेविंग बढ़ रही है 100%। ठीक है, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में टिक करके आ जाएंगे कि 200%, पर 200% ऑप्शन नहीं है, 20 से 40 हो रही है, तो 20 का इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पे, कितने पर हो रहा है 20 पर हो रहा है, तो 20/20 मल्टीप्लाई 100। ये एक बेसिक मेथड है, लेकिन मुझे ये मेथड बिल्कुल राज नहीं आ रहा है। अगर आपको अगर आता है तो आप इस वाले मेथड को अपनाइए, अगर नहीं आ रहा तो मैं जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़िए, निंजा टेक्निक होगी उस सवाल को करने की। आपको इतना तो पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये कह रहा है भैया 80% खर्च करता, 80% का मतलब क्या है, बस यहाँ निकाल लो, 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, तो 5 अगर उसकी इनकम है, भाई 4 खर्च कर रहा है तो 5 उसकी इनकम हो गई, समझ ना समझ, 4 खर्च कर रहा है तो 1 बचा भी रहा होगा। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि 30% की वृद्धि उसमें किसमें करी जा रही है, उसकी इनकम में। मैंने इसको सीधा 30% लिखा, कुछ नहीं करा, उसके
खर्च में 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ कह रहा है सेविंग में कितने परसेंट, मैंने बोला एक्स मान लेता हूँ। एक्स आपके जीवन का दुख है, नहीं निकल पाएगा, तो हम कह सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टरी तो कर रहा था मैं, कर दूँ इसको 30 पंजे 150 बराबर 40, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गलती हुई है। 30%, हाँ ठीक है, और 40, एक मिनट रुक जाइए, 20 चौक 80, 5, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर 30% की वृद्धि उसमें हो रही है, उसके खर्च में 10% की हो रही है, ठीक है मानते हैं, और उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिएगा। बट आंसर डिफरेंट आता तो नहीं है मेरे हिसाब से, इसका कैसे आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 110 ही आएगा रीजन। अगर मैंने इसका 10% बढ़ा रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये तो गया, पहले तो इसको मैं बता देता हूँ, यानी कि हम कह सकते हैं प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 110, एक्स की वैल्यू 110 आ जाएगी, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसकी बचत में, 110% की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे अगर 88 है तो कितना बचेगा, 12, और 30 कितना हो जाएगा आपका 52, और यहाँ पे 20 था। अब निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट, यानी कितना हो जाएगा 32, आप भी तो बताते नहीं हो सेविंग में। अगर यहाँ पे 12 आ गया, सॉरी 12 नहीं आएगा, 42, सॉरी 42, ठीक है 42, तो कितना बढ़ रहा है ये 32। फिर भी ये सवाल थोड़ा सा गलती क्यों हो रहा है इसमें, आना तो चाहिए 110। अगर मैंने इसको 10% बढ़ा दिया तो यानी 88 आ गया, 88 ठीक है। तो 130 इनकम में से इसको 88 खर्च कर रहे हैं, 30 और 12, 40 और 42। अरे एक मिनट रुक जाइएगा, उत्तर ये कितना बढ़ेगा, 22 बढ़ेगा ना, ठीक है। 22 बढ़ेगा 20 पे, ये थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, आप भी हो जाते हैं हम भी हो जाते हैं। तो 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा करेंगे तो 110 यहाँ पे आएगा, 110 ही यहाँ पे आएगा। तो ये वाला तरीका आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मुझे राज नहीं आता है, और ये आप डायरेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, बस ये इस लाइन का सवाल है। यहाँ थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप मेरी भावना को जरूर समझिए, जैसे आप उसकी भावना को समझ जाते हैं, बिना कहीं उसकी बातों को आप समझ जाते हैं, तो दिस कॉल्ड इज लव, ठीक है। पहले पेपर पे ध्यान देंगे, लव पे हम बाद में ध्यान देंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ये वाला सवाल करिए। सवाल है आपका, इज अ सम ऑफ मनी divided among x comma y and z in the ratio of 4:3:6 if the share of z is 30 sorry 300 sorry 3300 more than y, then how much amount will x get more than y। सवाल कर रहा है एक धनराशि को x, y और z के बीच में 4:3:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि जेड का हिस्सा 22 से 3300 रुपये अधिक है, तो एक्स और बाई के बीच में कितने परसेंट, कितने अधिक धनराशि, यानी एक्स और बाई का डिफरेंस पूछा है, और कुछ नहीं करा है। हम मानते हैं एक तरफ एक्स बाई और एक तरफ जेड, इनका रेशियो है 4:6 आपका 6, ठीक है, मानते हैं इस बात को। इस सवाल में कह रहा है जेड का हिस्सा 22 से 3300 अधिक है, बट यहाँ पे कितना अधिक है, 3 अधिक है। इस सवाल की वैल्यू 3 की वैल्यू सवाल में दिख रखी है 3300 अधिक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1100, कितनी आ जाएगी 1100। अब सवाल करें एक्स को 22 से कितने अधिक ज़्यादा मिली, तो एक्स को कितना ज़्यादा मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है एक्स ज़्यादा, तो एक की सवाल में वैल्यू 1100 निकल के आई, तो यहाँ एक की
एक की वैल्यू 1100, तो यहाँ भी एक की पूछी गई है, तो क्या इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1100। कितने रुपए एक्स को ज़्यादा मिलेंगे वाई से? 1100। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। रेशियो के सवाल बहुत आते हैं। ये सवाल बताइएगा, सवाल आपका, द सेलिंग प्राइस ऑफ 45 बुक्स इन इक्वल टू ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 बुक्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। एक सवाल कह रहा है 45 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हटा 18 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। यानी हम कह सकते हैं 45 बुक्स का एसपी है 18 बुक्स के सीपी के बराबर है। किसके बराबर? लागत मूल्य कॉस्ट है, सीपी के बराबर है। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 5 एसपी बराबर 9 दूनी 18, 9 2 सीपी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीपी अपॉन एसपी। आपका आंसर सीपी है आपका 5 और एसपी आ जाएगा 2। तो यानी कि कोई चीज़ आप 5 रुपए की लेके आ रहे हो और 2 रुपए की बेच रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली बात है लॉस है। तो पहले या तो प्रॉफिट वाले तो आंसर हो नहीं सकते इसमें, ये गलत और ये गलत। ठीक है, कितने का लॉस है आप बोलोगे? 3 का। कितने पर लॉस हो रहा है? सीपी आपका 5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 20 पंजे 100, यानी कि 60% का उसको क्या होगा? लॉस होगा। 60% का लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाले तो ही नहीं, ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अनारकली। ठीक है, 60% लॉस होगा उसको इस सवाल में, आंसर में। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत पूछे आते, भर भर के पूछे आते हैं। फिक्स टाइप का सवाल है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ इसने अपना पैर ना जमाया उस सवाल को। पूछे आते हैं तो इसलिए मैं टाइप बाय सवाल लिखा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। बहुत इजी सवाल है। ये सवाल बताइए, एवरेज का सवाल है और ये इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम। इल्जाम लगता है जभी तो चीज़ें खराब होती हैं। चलिए सवाल आपका, इन ए फैक्ट्री कॉमा द एवरेज डेली वेज ऑफ 12 स्किल्ड वर्कर एंड 18 अनस्किल्ड वर्कर्स इज ₹604 if the average wage of the skilled workers is ₹754, then find the average wage of the unskilled person। सवाल है आपका, एक कारखाने में 12 कुशल श्रमिकों और 18 अकुशल अकुशल श्रमिकों का औसत दैनिक मजदूरी 604 है। यह तो कुशल श्रमिकों की औसत दूरी 754 है, तो अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी क्या होगी? कुशल अकुशल थोड़ा सा रहता है, कभी कभी इंग्लिश ज़्यादा पढ़ लेते हैं और दिक्कत वाली विषय हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं तो 12 तो स्किल्ड है यहाँ पे, एस से डिनोट करेंगे और इनको यूएस कर देते अनस्किल्ड। ठीक है, कितने परसेंट है वो? 18। सवाल में कह रहा है जो स्किल पर्सन है यानी कि श्रमिकों की औसत 604 है और यदि कुशल श्रमिकों की 754 है। हाँ, टोटल दे रखा है 604। सवाल में कह रहा है अगर जो आपके स्किल पर्सन है उनकी मजदूरी है 754, तो इसका रेशियो अगर हम ले 2 रेशियो 3 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा टिपिकल तो लग रहा होगा आपको। एलिगेशन लगाया आपने, यहाँ लगाना सीखिए। एलिगेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का मिक्सचर। अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे 0 5 और 7 में 6 1। ठीक है, अब 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 150, तो 1 की कितनी आ जाएगी? 50 और यहाँ तो 50 आ गई। देखो 3 की वैल्यू और 50 दे रखी है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50, तो फिर 2 की कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 100। ये रेशियो और ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है, ये भी 2:3 है। अब यहाँ पे 600 कितना 100 कब आया होगा? 100 कब आया होगा? यहाँ पे कितना हुआ होगा? 504। यही आपका आंसर है। मैं दोबारा समझाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो 12 स्किल पर्सन है, 18 अनस्किल। मैंने उनका रेशियो ले लिया। जो स्किल पर्सन है उनकी एवरेज है 754, अनस्किल की पूछी गई है
और 604 है टोटल पर्सन स्किल और अनस्किल वाला, तो 604 आप कमेंट में ही आ गया। 2:3 यहाँ पे ही होगा। मैंने बोला आपको इस 3 की वैल्यू सवाल में 150 दे रखी है, तो कितने हो जाएगा 50 गुना, तो इसकी कितनी है 2 की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ 100 कब बचा होगा, यहाँ अगर 504 होगा तभी तो बचा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। चलिए, अच्छा सवाल था, दोबारा समझना। सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस वाले सवाल को आप जरूर बताएं। एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर 8,900, इट्स प्राइस वाज मार्क अप द बाई 40%, देयर आफ्टर इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजेक्शन। सवाल कह रहा है एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई, इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए, सवाल बहुत बढ़िया है, जो मैंने पहले बताया, और हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो इस सवाल में इस वाली संख्या की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जैसे आपकी लाइफ में एक्स की वैल्यू नहीं होती, लेकिन हाँ एक्स को आप याद बहुत करते हो। ठीक है, 40% का मतलब होता है 2/5, और 5% का मतलब होता है 1/20। जो पहला सवाल कराया ना सबसे पहले, उसी टाइप का ये सवाल है, करेंगे। पहले उसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, यानी पहले अगर 5 थी, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 5% की छूट देने की, पहले 20 थी, उसमें से 1 कम हो गया तो 19 होगा, तो 20×5 = 100 रेशियो 19 × 7 कितना होता है, कोई बच्चा बचाएगा 133। अगर कोई चीज़ 100 की लेके आके 133 में बेच रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 100% पर हुआ प्रॉफिट या लॉस, वही आपका प्रॉफिट लॉस होता है। तो 100 की चीज़ 133 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको 33% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऐसे सवाल आप करते रहने चाहिए आपको। ये तो मैंने समझाने के माध्यम से, मेरा मतलब है हर कोई बच्चा देख रहा होगा, आज से किसी ने तैयारी स्टार्ट करी होगी, को बहुत पहले से ही कर रहा है, लेकिन हमें सवाल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। ये वाला सवाल करके दिखाओ जरा, सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली आपको ये क्लास मिलेंगी, अब नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे को कहीं जाना भी होगा तो मैं क्लास रिकॉर्डेड कर दूंगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि आज क्लास नहीं होगी। ठीक है, सवाल है आपका, अ मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A, B and C. The length of A and B are in the ratio 9:20, and the length of C and B are in the ratio 5:11. If the difference between the length of A and C is 10 centimeter, find the total length of in centimeter of the metal rod. सवाल कह रहा है, सवाल बहुत बढ़िया है आपका। एक धातु की छड़ को 3 भागों में A, B और C में विभाजित किया गया है। ठीक है, मानते हैं इस बात को। A और B की लंबाई का अनुपात 9:20 है, और C और B का लंबाई अनुपात 5:11 है। जब ए और सी की लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सवाल पहले करा रखा है, हो सकता है पीडीएफ में आ गया हो। चलिए मैं दोबारा करा देता हूँ। यानी कि कह रहा है ए रेशियो बी दे रखा है सवाल में 9:20, हम इसको 9:20 लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि सी और बी का रेशियो लंबाई का अनुपात 5:11, तो मैं सी रेशियो बी लिखूं या बी रेशियो सी लिखूं, मैं डायरेक्ट बी रेशियो सी लिखूं, मैं कंफ्यूज क्यों हूँ भाई, उसको उल्टा कर देंगे रेशियो को। उल्टा उल्टी तो सुना होगा आपने, 11 रेशियो। कभी भी अगर आपको इस तरीके से दिया जाए और आपको ए बी सी का अगर सवाल में रेशियो पूछ लिया जाए, तो आपको उल्टा एन बनाना है, उल्टा एन, उल्टा उल्टी। ठीक है, यू यू यू, तो 11 नंबर 99, 20 धारे, 11 दूनी 22, 220, और 20 पंजे 100। सवाल कह रहा है आपका कि ए और सी की लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर, यानी अगर ये ए रेशियो बी रेशियो सी निकला है, इस बात को मानोगे, बिल्कुल मानो। और इसका ए और सी का डिफरेंस दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10। हमें रॉड की टोटल लंबाई निकालनी है, तो टोटल लंबाई कैसे निकालेंगे, 100 और 220 कितना हो जाएगा 320, और 320 और 99 कितना हो जाएगा
हम कह सकते हैं अ, हाँ, जोड़ी लेते हैं, ज़्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। 100 और 200, 320, 320 और 99, 9, 11, 4, 419 हो जाएगी टोटल। इसकी कितनी हो जाएगी? 419। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 419 की कितनी हो जाएगी? यहाँ जीरो लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है। एक यूनिट 419 है, कितना हो जाएगा? चार, चार यार 190 मीटर की वो रॉड होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। सवाल में क्या कह रहा था कि ए रेशियो बी 9:20 दे रखा था। B/C 11:5 देगा। मैंने बोला कभी भी अगर ऐसा सवाल दे ए रेशियो B/C निकाला तो उल्टा आप n बना देंगे, ए रेशियो B/C आपको निकल जाएगा। तो निकल के आता है 99 या 99/220 रेशियो 100। टोटल कितना है? 419 सेंटीमीटर की रोड है। एक यूनिट की वैल्यू सवाल में, एक यूनिट की वैल्यू सवाल में 10 दे रखी, तो 419 की लगाएंगे तो एक जीरो चिपका देंगे। 4 यार 190 सेंटीमीटर की क्या होगी? रॉड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो, बढ़िया सवाल है। आम पपीते पे सवाल आ गया, मजा आ गया। आम पपीते का सवाल है। चलिए, मौसम्बी होती तो तुम और भी हंस जाते। चलिए, ज्यादा ना जाएंगे। सवाल है आपका, अ फ्रूट वेंडर वॉट 150 मैंगोज, he sold them at the such as a price, the selling price 120 mangoes equal to cost price 1 of 150 mangoes, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सवाल कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। एक 150 आम क्या? हाँ भाई, फल विक्रेता है, हम थोड़ी। उसने उन्हें इस प्रकार बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के मूल्य के लागत मूल्य के बराबर, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऐसे सवाल डिट्टो मैंने अभी करा रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ सवाल को होमवर्क में दे दूं और आपको इस सवाल का आंसर जरूर बताएंगे। RW में ये सवाल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, एक आध सवाल तुम्हें भी तो दिया जाए, पता लगा तुम रूम पे। चलिए, सवाल है आपका, द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स lying between 374 एंड 384। सवाल कह रहा है 374 और 384 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल का आंसर है आपका 3। इस सवाल का आंसर 3 होने की वजह आप मुझे बताइए, प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होती है? प्राइम नंबर की कभी आपको प्राइम नंबर निकालना, 6m ±1 की फॉर्म में होंगे प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर चेक करना है आपको, जैसे मैं अभी बोला आपको 17 क्या प्राइम नंबर है? अब बोलोगे 6m की में तोड़ेंगे, 6m या 18 हम कह सकते हैं। अब मैं 18 को बोल क्या लिख सकता हूँ? 18 तो नहीं है, 6m 3 -1 करेंगे कोई भी नंबर, 36 18, 18 में से क्या 17। अभी इसी तरीके से करेंगे 36 18 और प्लस माइनस 1, ये तो अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि कंडीशन सही भी हो। अब हम बात करेंगे 374 और 384 के बीच में आपको प्राइम नंबर निकालने। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। प्राइम नंबर आपको कैसे फाइंड करोगे? एक तो 379 होगा प्राइम नंबर, और एक होगा आपका 381 नहीं होगा, 383 हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर और होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसलिए आपको प्राइम नंबर्स की भी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये सवाल कौन सा भाई? हो। चलिए, ये वाला सवाल बता। आज की क्लास में अच्छे सवाल हैं, ऐसा नहीं है, सारे सवाल इजी नहीं है। आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास में। सवाल है आप, ये शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट द 5670, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ए 28%, ही स्टिल गेन्स 26% ऑन द कॉस्ट प्राइस। मैच चल रहा है, बिल्कुल चल रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है, यदि 28% की छूट देने के बाद उसे लागत मूल्य पर 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो लागत मूल्य क्या करिए? ये सवाल कभी भी ऐसा पूछा है, अगर आपको CP निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5,670 जो आपका अंकित मार्क प्राइस दे रखा है, मल्टीप्लाई 126 और 26 की वैल्यू दे रखी है, और निकालनी किसकी है? 28% यानी 72 की निकालनी है आपको। अब कैसे निकालेंगे?
तो 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 गुनी 6, 6 12, ठीक है। क्या 21 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 21 से नहीं कटता तो कटवा देंगे, जैसे वो काट के चली गई आपका। तो 21, हाँ 21 दूनी 42, 14 बचा, और 21 नम्मा नहीं, 21 नम्मा क्या, 21 सत्ते 137 यानी, तो कितना आ जाएगा? सीपी आपको निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई है भाई साहब, ठीक है, कुछ और मन समझ देना। 0 12 सत्ते 84, 12 दिन 24 और 8 32, यानी हम कह सकते हैं सीपी आ जाएगा 3240। कहीं दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी 3240 आपका राइट आंसर है। कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो क्या करना है, सिंपल एमपी मल्टीप्लाई जो डिस्काउंट परसेंट दे रखा है अपॉन 100 जो लाभ ले रहा है उस तरीके से। जब हम डीप में पढ़ रहे होंगे तब हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे होंगे। प्रॉफिट लॉस का भी वन शॉट डाल के रखा हुआ है, आप जरूर जाके देखिएगा, मजा आएगा। देख रहे हो, मजा डाल दिया टीम वालों ने, उन्होंने सोचा कौन ऑप्शन कॉपी करेगा, उन्होंने कहीं वहां से स्क्रीनशॉट ले लेते। ये स्क्रीनशॉट जब से आए ना, लोगों के रिश्ते खराब होने लगते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेने चाहिए मित्र, पता चलेगा तुम्हारा स्क्रीनशॉट एक दिन उन्होंने ले लिया, समझ लेना, ईएमआई भरते रहे ना, लेकिन सेटलमेंट होगा नहीं। सवाल है आपका, इफ 10 ए बराबर 10 ए बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन ए प्लस कॉस ए। ये कह रहा है यदि 10 ए बराबर 1 होता है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। यानी 10 ए, यानी 10 ए की वैल्यू हम क्या माने, जब ए का तो 45 पे सेटलमेंट होगा इसका, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे या ए की वैल्यू 45 रखेंगे, तो साइन 45 1/√2 और कॉस 1/, यहाँ 45 रखेंगे, ठीक है, कॉस 45 साइन 45, 45 पुट करेंगे, साइन 45 प्लस कॉस 45 1/√2, √2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/√2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से √2 यानी कि आंसर आएगा आपका √2, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इजी है इसलिए मैंने जल्दी में कर दिया, लेकिन खुद जल्दी में क्या करा भैया, थीटा की वैल्यू या ए की वैल्यू 45 आएगी, डायरेक्ट यहाँ से अप्रोच कर पाओगे ना आप। अगर इतना टाइम इस सवाल में ऐसे ही में लगा दी तो फिर तो हो लिया बेड़ा गर्क तुम्हारा, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होने पेन ही लगाना होता है। सवाल करिएगा, बढ़िया सवाल है, बहुत मजे काट रहे हो तुम लोग। सवाल है आपका, इफ एन आइटम मार्क एट द 3650 रुपीज इज सोल्ड फॉर द 700 है, अच्छा क्या है सवाल, बाद में देखते हैं। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, या 3650 मूल्य की कोई वस्तु 730 में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा, चलिए देखते हैं। इतनी छूट दे रहा है भैया, ऐसे कहाँ मिल रही है, अगर ऐसी छूट मिल जाए ना तो मैं तो कुछ भरे हूँ ना छूट के डिस्काउंट। चलिए, यानी 3650 की है और 730 में बेची है, तो पहले तो इसका डिफरेंस निकालिए। 3650, सवाल क्या है ये, 0 2 और 16 में 7 क्या, तो 9, तो 2920 रुपये की छूट मिल रही भाई साहब, ये तो मंगल बाजार से भी बुरा हाल है। बताएंगे 300 की, मैं बट मैं 30 रुपये लगाता हूँ, वो कह रहा था तुम नहीं ले पाओगे, मैंने हम ही लेके जाएंगे, पर उसके बाद वो सामने वाली गली से आया, भाई साहब ले जाओ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 2920 रुपये की उसको छूट मिल रही है, कितने पर, 3650 पर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे हम लोग इसको, 0 0 5 से काटेंगे इसको 2, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। और हम इसको कैसे काटेंगे, 73 से काटना है, तो 73 दूनी 146, और 140 140 292, यानी हम कह सकते हैं कितने बार कटेगा, 40 बार कटेगा, ठीक है। इंसान का एक बार कट जाए तो होश में नहीं आता, इसका 40 बार कटा है कितना, तो उसको कहते हैं, उसे मिली सीधी सीधी 80% की छूट, ठीक है। तो कहाँ है 80%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। तो सवाल बहुत इजी था, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई। 3650 की कोई वस्तु लेके आ रहा है और 730 के डिस्काउंट में बेची आई, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है उसको, ये डिस्काउंट है, ठीक है, 2920 का। तो डिस्काउंट परसेंट हम हमेशा कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
तो 2920/3650 मल्टीप्लाई अंडर, और एग्जामिनर ने इसमें तुम्हारा कोई IQ लेवल चेक नहीं करा, उन्होंने कहा कहीं जोड़ने घटाने में तो नहीं इसका मामला खराब है, इसको क्या ही सवाल दिए, ठीक है। तो 80% इसमें बस तुम्हारा ये देखा है कि तुमसे जोड़ा घटाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सवाल हो गया। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। सवाल आपका था HCF ऑफ टू नंबर्स इज द 23 एंड देयर सम इज 161, द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स इज आर। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का HCF 23 है और उनके योग 161 है, इन संख्याओं का संभावित युग्म ज्ञात है। युग्म का मतलब जोड़ा, समझ रहे हो, जोड़ा तो देखा होगा, तुम भी तो जोड़े में घूमते हो मित्र। जोड़ा है, सही है। HCF दे रखा है सवाल में 23, उनका जो सम दे रखा है 161। तो कभी भी अगर आपको ऐसे सवाल पूछे हैं तो 161/23 अगर यहाँ से पेयर निकालेंगे तो इनके हमेशा प्राइम फैक्टर बनते हैं, उसको हम बात करेंगे। तो 23 कितनी बार कटेगा भैया, 23 सत्ते, हाँ 7 के हम क्या कितने कैसे पेयर बना सकते हैं, देखो 7 को हम लिख सकते हैं, पेयर बनाएंगे हम इसके, कितने क्या बनाएंगे पेयर। 1 और 6 में नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 5 लिखेंगे, और क्या का मतलब 1 और 6 नहीं बनेगा, 2 और 5 बन गया, 3 और 4 नहीं बनेगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर तो एक ही पेयर बनेगा। 7 से कटेगा, 7 से 21, 7 से हाँ, तो एक ही पेयर पॉसिबल है इसमें। कितना पेयर पॉसिबल है, ठीक है, समझ में आया। HCF अगर 23 है, सम उसका 161 देंगे, तो आपको कभी भी आप निकालने हैं ऐसे सवाल में, तो आपको सम को HCF से डिवाइड करना है, तो 161/23 यानी कि हम कह सकते हैं 7 आएगा। 7 को हमें लेके आना है, युग्म पूछे यानी संभावित जोड़े, यानी कि 2,5, ये एक प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर बन पा रहे हैं। बाकी अब तो एक और 6 बनाया, 1 और 6 में कॉमन 1 है, वो नहीं होगा। 2 और 5 बनना है बस, और 3 और 4 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 4 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो जी हाँ, आपको आज की क्लास कैसी कैसी लगी, आपको पता है मैंने 20 सवाल कराए, 20 सवाल बहुत अच्छे भी थे, और कोई सवाल इतना टुच्चू था जो कि टिच्चू सवाल भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है सब सारे सवाल आपको हाई लेवल के पूछेंगे। तो आपको ये क्लास और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जब मज़ा आएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा। जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी देखिए, टेलीग्राम चैनल को भी जरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास की PDF कौन सी क्लास कब होने वाली है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है वो कब ऑनलाइन आती है, तो इसमें क्लास का भी नोटिफिकेशन ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में किसी इसी उत्साह उमंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिएगा, 2026 नौकरियों का साल है, हम ये चाहते हैं आप भी नौकरी ले जाइए और सरकारी बाबू बन के अपनी महिला मित्र का हाथ थाम लीजिए, और उससे अच्छा कोई हम सफ़र हो नहीं सकता। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।